अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? और जनाब आपका दिन कैसा गुजर रहा है? यकीनन अच्छा गुजर रहा होगा। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश और खुर्रम रहें और इसी दुआ के साथ हम आगे चलते हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल निगहबान आंचल की एपिसोड 10, जिसको आपके लिए लिख रही हैं सना सुफियान खान। तो चलते हैं नावल की तरफ। टिम्बर माफिया जॉनी का नाम सुनते ही वो फौरन वहाँ से निकलता उनकी खुफिया जगह पर पहुँच चुका था। आज जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त था, क्योंकि ज़ुबैर अभी तक उनके कब्ज़े में था और इस दुनिया के बनाए क़वानीन से वो बखूबी वाकिफ़ था कि यहाँ के लोग अगर किसी पर हाथ डालते हैं तो बिना उसे मारे नहीं छोड़ते, और साइरस अपने इस इकलौते रिश्ते को खोना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से एक छोटे से रोशनदान से झांक कर देखा, जहाँ 4 लोग बैठकर ताश खेल रहे थे। अतराफ का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद वो अंदर कूद गया। आज ज़ुबैर के लिए उसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। कूदने की आवाज़ सुनकर वो सब कुछ समझते कि उससे पहले ही वो उन चारों पर टूट पड़ा था। तन्हा ही वो उन पर भारी पड़ रहा था। कहाँ है ज़ुबैर? बता दो, वरना इन हड्डियों का ऐसा सुरमा बनाऊंगा कि उनको दोबारा जोड़ने के लिए हड्डियों को ढूंढने की ज़रूरत पड़ जाएगी। उन सब पर लातों और घूंसों की बारिश करते, आंखों में जुनून लिए वो चीखते हुए पूछ भी रहा था। साइरस, एक बार पूछने के बाद दूसरी बार बोलने का मौका फराहम नहीं करता है, इसलिए बता दो, वरना ज़िंदगी भर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहोगे। वो उन्हें बेतहाशा मारते हुए धाड़ा था। वो पुरानी फैक्ट्री में कैद है। उनमें से एक के गले पर उसने जैसे ही दबाव डाला, उसने फ़ौरन जगह का बता दिया, जिसे सुनते ही वो उन सबको एक रस्सी में बांधकर खुद वहाँ से निकल गया। फैक्ट्री वाली जगह पहुंचकर वो अतराफ में नज़र डालते हुए छोटी सी दीवार फलांग कर अंदर कूद गया। कुछ अंदर जाने के बाद उसके कानों में ज़ुबैर की चीखों की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर ही वो तकलीफ़ से चंद पल के लिए आंखें मीच गया। 3-4 कदम चलने के बाद वो उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां से पहले आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन अब आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। रिवॉल्वर तानते हुए वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, टिम्बर माफिया जॉनी के राइट हैंड कहे जाने वाले रॉकी के हाथों ज़ुबैर को पिटते हुए देखकर उसके पैरों में एक गोली मारी थी, जिससे वो मुंह के बल फर्श पर गिरा था। दुश्मनी मुझसे थी तो मर्द बनकर मेरे सामने आते हरामजादे, इसे कैसे हाथ लगाया तुमने? वो ज़ुबैर पर एक नज़र डालते हुए खुद पर काबू नहीं रख सका और रॉकी पर टूट पड़ा। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है, अब यहाँ से तुम दोनों की लाश ही बाहर जाएगी। मार खाने के बावजूद वो उसे गुस्सा दिला रहा था। उसे मार मार कर अधमुआ करते वो फ़ौरन ज़ुबैर की तरफ बढ़ा था। ज़ुबैर उठो, आंखें खोलो। ज़ुबैर, कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ड्रामे नहीं लगाया करो। वो उसकी हालत देखकर ज़ब्त हो रहा था। उसे आंखें ना खोलते हुए देखकर उसे एहतियात से बाजों में भरते उठाकर बाहर निकलने लगा था, जब पीछे से उस शख्स ने अपनी बंद होती आंखें बमुश्किल खोलकर गोली चलाई थी, जो साइरस के बाजू को छूकर गुजर गई थी। उसके बाजुओं से खून बहकर शर्ट दागदार करने लगा, लेकिन वो रुका नहीं था, बल्कि अपनी गाड़ी में उसे लिटा कर निकलने लगा। जब पुलिस जीप के सायरन की आवाज़ सुनकर तसल्ली से निकल गया। उसको नहीं मालूम था कि पुलिस यहाँ क्यों आई है, लेकिन वो बड़े वक्त पर पहुँच गई थी, इसलिए वो अब पुरसुकून था। उसने एक दफ़ा पीछे मुड़कर एक नज़र ज़ुबैर को देखा, जो होश व खर्च से बेगाना पड़ा हुआ था। उसने लब भेज कर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए सिराज का नंबर मिलाया। किसी करीबी डॉक्टर का बंदोबस्त करो, मैं ज़ुबैर को लेकर आ रहा हूँ, तुम फ़ौरन डॉक्टर को लेकर आओ। वो उसकी सुने बगैर फ़ोन रखते हुए गाड़ी की रफ्तार तेज़ करते हुए सड़क पर डाल गया। वो आज सुबह की उसकी हरकत पर उससे छुपती पड़ रही थी। कैसा सुलगता हुआ लम्सा जो पेशानी से होता हुआ उसके दिल के नेहा खानों तक उतरा था। वो अपने पिछले गम को भूलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज भूल रही थी। बार बार उसकी हरकत याद आते चेहरा सुर्ख हो रहा था। सुबह से बाबा उसके पास थे और वो दिन की ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, क्योंकि रात में बाबा को घर भेजकर उसे खुद उसके साथ रुकना था। शाम के 7 बजे वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। हाथों में खाने की ट्रे लिए अंदर वो दाखिल हुई, जहाँ वो आंखें मूंद कर सफ़ेद बिस्तर पर पड़ा हुआ था। बाबा आधा घंटा पहले ही उससे मिलकर घर चले गए थे।
शाज़िम। करीब पहुंचकर उसे सरगोशी नुमा आवाज़ में पुकार बैठी। उसकी एक पुकार पर उसने पट से अपनी आंखें वाह किए उसे देखा था। आज कितने सालों बाद अपना नाम उसके लबों से निकलते हुए सुना। दिल खुशी से झूम उठा था। बेख्तियारी सी बेख्तियारी थी। वो अपनी नज़रों पर काबू पाने में नाकाम हुआ था, जो उसके चेहरे के हर नक्श का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो गई थीं। सूप लाई हूँ आपके लिए। उसकी नज़रों की तपिश पर जुज़बुज़ होते उसने उसका ध्यान हाथ में थामी ट्रे की जानिब करवाना चाहा। मैं अपना नाम इन लबों और मुतरन्नम आवाज़ में दोबारा सुनना चाहता हूँ प्लीज़। वो लेटे लेटे ही अपनी ख्वाहिश बयान कर गया, जिसे सुनकर पहले तो हैरत की ज़्यादती से उसकी आंखें वाह हुईं और फिर गुस्सा औद आया। अगर अपने लहजे में चंद पल के लिए मैंने नरमी और मिठास रख ली है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपके दिए हर ज़ख्म को भूल गई हूँ। धुतकार दिया था ना आपने, तो आज भी मैं वही धुतकारी हुई आपके सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की हुई अरीहा बेग हूँ। कुछ नहीं बदला है, अफसोस कुछ भी नहीं। अपने चेहरे का रुख मोड़े वो तल्ख हकीकत से आगाह करती खुद भी तल्ख हुई थी। वो उसके लफ्ज़ों पर शतद्दर रह गया था। न जाने कितने ही पल वो सोचों में गुम रहा और फिर अंदर दाखिल होते वार्ड बॉय की मदद से बेड का सिरहाना ऊंचा करवाते हुए सूप का बाउल मांगकर अपने हाथों में लिया। मैं पिला देती हूँ। उसकी हरकत पर वो आगे बढ़ी। गोली कमर पर लगी है, हाथ सही सलामत है, और दूसरी बात, मेरे लिए परेशान होने का दिखावा बंद कर दो। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, लेकिन इस एहसान का बदला चुकाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सर्द लहजे में बिना उसकी तरफ देखे कहते हुए चम्मच बमुश्किल उठाकर उसने अपने लबों से लगाया। उसकी बात पर वो सुन सी जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। वो इस ज़िद्दी इंसान को देख रही थी, जो नीडल लगे हाथों में चम्मच थामे हुए सूप पी रहा था। वो सोफे पर बैठकर अब आंखों में गुस्से के नमक लिए उसकी कार्रवाई देख रही थी, जो सूप पीकर अब उसी अंदाज में आंखें मूंद कर लेट गया था। उसकी ट्रिप में सुकून आवर इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी वजह से वो 10 मिनट बाद ही नींद की वादियों में उतर गया। सिद्दी, मखरू, अनापरस्त इंसान। मेरी एक बात बर्दाश्त नहीं हुई, और ख़ुद मुझे जो भर भर के सुनाया था उसका क्या। उसके सोने का यकीन करते उसने बड़बड़ाते हुए उठकर उसके बेड का सिरहाना नीचे करके उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया और फिर ड्रिप चेक करते हुए चंद सेकंड के लिए उसके खूबरू चेहरे पर नज़र मरकूज कर दी। वो बेड पर लेटा हुआ भी उसे खूबरू लग रहा था। ऊंची खड़ी नाक और कुशादा पेशानी, उस पर बिखरे सियाह सिल की बात। वो उस आंखें मूंद कर नींद की वादियों में गुम था, और वो उसे देखने में। दिल तो कर रहा है कि ये आपके बिखरे खूबसूरत बाल नोच लूँ। वो अपनी ख्वाहिश दबाते हुए उसके सिल्की बालों पर नज़र डालकर खुद पर जब्त करते हुए सोफे पर लेट गई थी। आज 10 दिन हो गए थे उसे यहाँ इस घर में रहते हुए। इस घर का मकीन उसे यहाँ छोड़कर भूल गया था शायद, या फिर वो अपनी हरकतों की वजह से उसकी नज़रों से गिर गई थी। उस शख्स का एहसान था उस पर, जिसने बदला लेने की बजाय उसे तहफ़्फ़ुज़ देकर अपना ग़ुलाम बना लिया था। वह एहसानमंद थी उसकी, और उसका कर्ज वो जान देकर भी नहीं चुका सकती थी। पछतावों के नाग उसे कचोके लगा रहे थे, जिस वजह से वो इन 10 रातों में सुकून से सो नहीं सकी थी। वो बातों की शदाई इन 10 दिनों में खामोशी की चादर ओढ़ कर पड़ी हुई थी। शाम के 7 बजे का वक्त था। वो अपने कमरे की वाहिद खिड़की के सामने खड़ी होकर सोचों में गर्क थी, जब दरवाजे पर दस्तक देकर कोई अंदर आया। बिटिया, कोई साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं, ड्राइंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये वही खातून थी जो 10 दिनों से उसका ख्याल रख रही थी। उनकी बात सुनकर वो हैरान होती हुई बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसकी नज़र सीधी अपने भाई पर पड़ी थी, जो शायद उसके ही इंतज़ार में खड़ा था। भाई, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में पुकारते बेख्तियार भागकर उसके सीने से लगी थी। आंखों को बहने का बहाना मिल गया था। इतने दिन बाद अपनी बहन को सामने देखकर उसने भी उसे खुद में भेजकर उसके सर को मोहब्बत से चूमते हुए उसके बहते अचकों को साफ किया। रो क्यों रही हो? तुम तो मेरी बहादुर बहन हो ना, तुम पर रोना सेब नहीं देता। वो मोहब्बत से उसके कंधों के गिर्द हसार बांधता उसे सोफे पर साथ लेकर बैठ गया। अम्मा, भाभी और मेरा हाशिम कैसा है?
وہ گھر کے افراد کا پوچھتے ہوئے اداس سی ہو گئی۔ سب بالکل ٹھیک ہیں، اس کی ناک دباتے ہوئے عدیل سلطان نے اس کی توجہ ہٹانی چاہی۔ بابا کیسے ہیں؟ اور میں نے کیا غلط کر دیا بھائی کہ وہ اپنی بیٹی کی جان لینے کی در پہ ہیں؟ وہ باپ کا پوچھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں شکوہ کر گئی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، ان کا فیصلہ ہم سبھی کو ہی ناپسند تھا۔ یہ تمہاری پوری زندگی کا سوال تھا گڑیا، پھر ہم تمہیں اس جہنم میں جان کر کیسے بھیج دیتے؟ اپنی بہن کے چہرے پر اداس رنگوں کو دیکھ کر وہ اذیت میں مبتلا ہوا۔ کیسا بھائی تھا وہ جو اپنی بہن کی خوشیاں نہیں دے سکا؟ اس نے اپنے خیالات کو جھٹلا کر گھڑی میں وقت دیکھا جو آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گڑیا، بابا تمہیں کسی بھی حال میں اپنے سامنے لا کر رہیں گے، اس لیے میں کچھ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری اجازت کے بنا نہیں۔ کیا تمہیں اپنے بھائی پر یقین ہے کہ وہ تمہاری زندگی کا فیصلہ لے سکے؟ اس کی ہتھیلیوں کو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کیے وہ اس سے اس کا یقین مانگ رہا تھا، اور ساولی سلطان بھلا عدیل سلطان کو وہ حق کیوں کر نہیں دیتی جو بچپن سے آج تک سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا رہا تھا۔ اس کے تحفظ کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے اپنے بھائی کو عقیدت سے دیکھتے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دن اپنے باپ کے بھیجے ہوئے ان آدمیوں کو دیکھ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ایک دن آمنا سامنا ہو کر رہے گا، لیکن اس سے پہلے اس کا بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں اپنے جگری یار کو اپنے جگر کا ٹکڑا سونپنے والا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا۔ وہ واحد انسان ہے جو منیر سلطان سے لڑنے کی اور جیتنے کی بھی ہمت رکھتا ہے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اس کے ہاتھوں میں صوفے سے اٹھا کر ایک بڑا سا شاپنگ بیگ پکڑایا۔ اساوری پہلے اپنے بھائی کی بات سن کر ساکت ہوئی، پھر اس بڑے سے شاپنگ بیگ کو دیکھ کر حواس کھونے کے در پر تھی۔ آج ہی اور اسی وقت تمہارا نکاح ہے، میں اپنی بہن کو یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ تیار ہو جاؤ گڑیا، 20 منٹ ہیں تمہارے پاس، پھر مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اساوری خاموشی سے اٹھ کر بیگ ہاتھوں میں لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نظروں کے سامنے وہی پرکشش آنکھیں اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گئیں۔ نہیں کریں ایسا پلیز۔ وہ ان آنکھوں کی کشش پر فدا ہونے کے باوجود اس کو اپنے دل سے نکال چکی تھی، کیونکہ وہ آج کسی اور کی زوجیت میں جانے کے بعد کسی غیر محرم کی اپنے دل پر ہلکی سی بھی چبی نہیں چاہتی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس شخص کے لیے تیار ہو رہی تھی جسے اس نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی وہ جانتی تھی، بلکہ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھی، لیکن اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کے بھائی کو اس شخص پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، میرون نفیس سی کڑھائی والا لہنگا پہنے، سر پر بھاری زردار آنچل اور لائٹ سا میک اپ کیے سوگوار حسن میں بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ زیورات کے نام پر ماتھے پر سجی ماتھا پٹی اور ناک میں نتھ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اتنا کم بناؤ سنگھار کے باوجود بھی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سوچوں میں غرق تھی جب دروازہ کھول کر اس کے بھائی کے ساتھ رضا بھائی، بوا اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ عدیل سلطان اس کے قریب پہنچ کر اس کے گرد حصار ڈال کر بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار روئی تھی اور بہت شدت سے رو رہی تھی۔ چند پل بعد مولوی صاحب کی آواز کانوں میں گونجتی اس نام پر ساکت کر گئی، کبیر نیازی۔ اس نام پر دل ڈر و خوف کا شکار ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت ہر کیفیت سے باہر نکل کر اس شخص کو قبول کر گئی تھی۔ 3 بار قبول کرنے کے بعد وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کرتے ہوئے ایک بار پھر شدت سے رو پڑی تھی۔ اب تک تم نے کبیر نیازی کے نام پر جو کچھ بابا سے سن رکھا ہے وہ سب ایک دن غلط ثابت ہو جائے گا۔ میں اپنی بہن کو کبھی کسی غلط ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتا تھا، اس لیے مجھ پر یقین رکھو اور اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں دینا۔ بہت اذیتیں برداشت کی ہیں اس سے، اور اس کی وجہ بھی صرف ہم تھے گڑیا۔ وہ اس کے آگے کچھ گرہیں کھولنے کے بعد وقت کی کمی کے باعث اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے یک ٹھنڈے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے اس کے جانے کے بعد پھر رو پڑی۔ باہر مولوی صاحب اس کے پاس بیٹھ کر اب نکاح پڑھانے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دل سے قبول کر گیا تھا، اس کی ہر خوبی اور خامیوں سمیت۔ وہ بغیر کسی تیاری کے بھی بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔
रफ टफ से हुलिये में भी वो किसी लड़की का दिल धड़का सकता था। निकाह होने के बाद वो उन लोगों से मुबारकबाद वसूल करते हुए अंदर बैठी अपनी बीवी का रिएक्शन सोच रहा था, जब अदील उसके गले लगते हुए उसे मुबारकबाद देने के साथ ही अपनी बातों से साकत कर गया। बहुत मुबारक हो मेरे यार, इसका ख्याल रखना। वो ज़बान की तेज़ है लेकिन दिल की साफ़ है। अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर देना। बहन का सोच कर ही वो जब ना रखते हुए रो पड़ा था। उसको रोते हुए देखकर वो समझ सकता था कि किसी भी भाई के लिए अपनी बहन की रुखसती करना इतना आसान भी नहीं होता। तुम्हें ये सब मुझसे कहने की ज़रूरत थी क्या? यकीन है ना तुम्हें मुझ पर? उसको इस तरह रोते हुए देखकर वो उससे पूछ रहा था। खुद से भी ज़्यादा है, इसलिए अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर तुम इसकी हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लेते तो शायद मैं इस जहन्नुम से उसे निकाल भी ना पाता, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक बार फिर अपनी बहन से मिलकर उसे हिदायत देते हुए रज़ा भाई के साथ गांव की तरफ रवाना हुआ। उसका यहाँ ज़्यादा देर रहना ख़तरे से खाली नहीं था। उसके बाबा के लोग उस पर भी नज़र रखे हुए थे। वो नहीं चाहता था कि वक्त से पहले उन्हें कुछ भी मालूम हो। रियाजी के उसूलों में भला के आप माहिर हो, कहाँ पर क्या घटाना है, कहाँ क्या कुछ बढ़ाना है, कहाँ आदात के ज़मरे में क्या तकसीम करना है, कहाँ तफरीक करना है, कहाँ पर ज़रब लगानी है, तुम्हें ये खूब आता है। मगर ये जो मोहब्बत है, यहाँ ये फ़न नहीं चलता। ज़रब तकसीम या तफरीक चाहत में नहीं होती, ये दो के कायदे पे बस सदा आबाद रहती है। और दो के कायदे में तीसरे को शिर्क कहते हैं। जो दो से एक निकल जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। यही है कायदा इसका, यही इसकी रियाजी है। मोहब्बत बेनियाजी है। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।